नमस्कार। आरजेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। आरएस जूनियर अकाउंटेंट के लिए साइंस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट क्लास में इकोलॉजी शुरू किया था। इकोलॉजी में हमने पढ़ लिया था कि परिभाषा क्या होती है, इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, ये सब बता दिया था मुझे। ठीक है भाई, जीव और जीव जंतु और पर्यावरण के बीच जो संबंध होता है वही इकोलॉजी पारिस्थितिकी में आता है। जीव किस तरीके से पर्यावरण प्रभावित करता है और एनवायरमेंट किस तरीके से जीव को प्रभावित करता है, ये इकोलॉजी है। इकोलॉजी का जो सीधा सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इकोलॉजी शब्द किसने दिया, तो रीटर बताना। इकोलॉजी परिभाषा हेकल नामक वैज्ञानिक ने दी थी, आपको समझा दिया था। मैंने उसमें समष्टि भी बताया था कि जिसमें एक ही प्रकार के जीव, क्या एक ही प्रकार के जीव जिनकी जो संरचनाएं हैं आनुवंशिक रूप से वो सभी क्या भौतिक रूप समान होती हैं, वो अगर एक ग्रुप में रहते हैं तो उसको क्या समष्टि बोल दिया था। जिसमें और समष्टि के बाद समुदाय पढ़ा था हमने। समुदाय क्या होता है कि जिसमें विभिन्न जाति या प्रजाति होती है वो साथ में रहती हैं। जब विभिन्न जातियां साथ में रहेंगी तो एक दूसरे को प्रभावित करेंगी, आपस में जो पारस्परिक संबंध भी होगा और सामंजस्य के साथ में रहती है। ठीक है, समुदाय क्या होता है जिसमें विभिन्न जातियां आपस में पारस्परिक सामंजस्य के साथ में रहती है, वो समुदाय होगा। अब जब साथ में रहेंगे, जब जब हम और आप, अगर आप साथ में रहेंगे आप लोग, तो एक obvious सी बात है कि कुछ चीजें मेरी जो बात होगी उससे आपको भी प्रभाव पड़ेगा, आपसे मुझ पर प्रभाव पड़ेगा, सही है ना। तो एक दूसरे पर प्रभाव पड़ेगा। अब जो प्रभाव पड़ रहा है, मेरा आप पर पड़ रहा है, आपका मुझ पर जो प्रभाव पड़ रहा है, ये सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है। मतलब कैसे सर, कि देखो हो सकता है कि आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगे तो आपको फायदा हो सकता है आप लोगों को मेरी बातें गलत लगे तो आपको नुकसान हो, जो गलत चीजें आएंगी तो बस यही हो सकता है कि जो सकारात्मक और नकारात्मक, जिससे फायदा हो सकारात्मक, जिसमें फायदा ना हो वो नकारात्मक हो गया। ठीक है, जीवों के बारे में बात करें, धनात्मक जो अंतरजातीय संबंध के बारे में पढ़ रहे हैं हम अभी। ठीक है भाई, अंतरजातीय संबंध, इंटर स्पीसीज रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इंटर स्पीसीज रिलेशन दो प्रकार के होते हैं, मैंने बता दिया, समझ आ गया। धनात्मक और ऋणात्मक हो गया, या बोले तो नकारात्मक हो गया। धनात्मक मतलब जिसमें एक जीव को दूसरे जीव से, धनात्मक एक जीव को जब दूसरे जीव के साथ में रहेगा, दूसरे जीव पर जो निर्भरता है या सामंजस्य बैठा हुआ है उस पर डिपेंडेंट है, तो एक जीव जब दूसरे जीव के साथ में रह रहा है वो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो उसको धनात्मक बोलेंगे। ठीक है, जिसमें प्रभाव पड़ता है नकारात्मक बोलेंगे। समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सहोपकारिता, सहोपकारिता, सह उपकारिता मतलब सभी के साथ में उपकार करना। क्या, सभी के साथ में उपकार मतलब सभी के साथ अच्छे से रहना, जिसमें क्या होता है दोनों को लाभ होता है, या कभी कभी ऐसा हो भी सकता है कि एक को दूसरा वो अप्रभावित भी रह सकता है। ठीक है भाई, जैसे राइजोबियम जीवाणु होता है। राइजोबियम जीवाणु जो लेग्यूमिनेसी कुल के जो पादप होते हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है। अब जड़ों में पाया जाता है तो वो जड़ों से भोजन प्राप्त करता है, और लेग्यूमिनेसी जो पादप है उनकी जो जड़ें भी अंदर तक चली जाती है, उनको भी पोषण अच्छी तरीके से मिलता रहता है, तो उसमें दोनों को फायदा हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सीधा पूछा है कि राइजोबियम जीवाणु और लेग्यूमिनेसी पादप के बीच कैसा संबंध है, तो आपको बताना है सहोपकारिता या सहजीवी या सह विकास का संबंध है। समझ आया। जैसी बात नेक्स्ट बात मक्खी और कीट की बात करें, तो ये भी एक दूसरे पर क्या होता है, डिपेंडेंट होते हैं। और माइक्रोराइजा और जो प्लांट्स की बात करें, जो माइक्रोराइजा जो कवक होता है और जो प्लांट्स की जड़ों के मध्य जड़ों पर रहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी होगा। नेक्स्ट है प्राक सहयोगकारिता। प्राक सहयोगकारिता का मतलब होता है, जैसे मगरमच्छ है, मगरमच्छ मच्छी, जिसमें एक जाति को क्या होता है लाभ होता है और दूसरी जाति को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या, देखो इसमें तो दोनों को लाभ हो गया। अब जो प्राक सह उपयोगिता क्या कहते हैं, देखो प्राक सह उपयोगिता को क्या बोलते हैं, जिसमें एक जाति को तो लाभ हो गया, दूसरी जाति को कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, कुछ भी बोलो उसको। जैसे जैसे मगरमच्छ की बात, मगरमच्छ के जो दांत वगैरह होते हैं ना, तो वहां पर क्या होता है, जो पक्षी आते हैं उनके कचरा भर जाता है, कचरे को साफ करने के लिए आते हैं, तो मगरमच्छ को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन पक्षियों क्या बन जाता भोजन, तो प्राक सहयोगिता बोलेंगे उसको, प्राक सहयोगिता हो गया। जैसे जो टिकबर्ग है और जो गैंडा है उस पर भी डिपेंडेंट है। हर्मिट क्रैब है और सी एनिमल है, वो भी उसके जो दांतों से जो गंदगी है उसको साफ करता है और अपना भोजन बना लेता है। राइट, समझ आया। नेक्स्ट बात करेंगे हम नकारात्मक की बात। एक बात ये समझ लो, सहभोजिता क्या होती है, सहभोजिता। सहभोजिता मतलब जिसमें जो एक जीव है दूसरे जीव से क्या भोजन ग्रहण करता है या फिर एक दूसरे से लाभ प्राप्त करता है, लेकिन दूसरे को भी प्रभाव नहीं पड़ता है। सहभोजिता जैसे जैसे देखो बेल है, बेल का पेड़ पर चढ़ जाना, तो ये किसका उदाहरण है, आप बस इतना याद रखना कि बेल का पेड़ पर चढ़ जाना सहभोजिता का है। गाय पर मंडराती हुई चिड़िया, अब जैसे आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में जब पशु चराने जाते हैं हम लोग, तो वहां पर जो गाय होती है, पशु होते हैं, उनके ऊपर कुछ पक्षी आकर के बैठ जाते हैं, पक्षी आकर बैठ जाते हैं, तो उनके शरीर से कुछ खाते हैं, क्या कुछ खाते हैं, तो वो अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन गाय जो हमारे पशु होते हैं उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो वो उदाहरण किसका रहे, सहभोजिता का उदाहरण रहेगा। समझ आया होगा। नेक्स्ट बात करें परिजीवता।
परमिश दूसरे जीवों पर निर्भर, मतलब जिसमें दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं जीव। एक जीव जो कि दूसरे जीव पर निर्भर होता है, और इसमें हानि होती है। दूसरे जीव जो जिसका शिकार किया जाता है ना, उस जीव जैसे जो लोमड़ी है, लोमड़ी को शेर के द्वारा खा लिया गया तो भाई क्या होगा, नुकसान होगा। इस तरीके से आते हैं। नेक्स्ट बात करें, देखो जो ये है जो परजीविता, परजीविता मतलब दूसरे जीवों पर ये अंतर हो सकती है, भाई हो सकती है। देखिए अंतर भाई को उदाहरण समझ लीजिएगा, सिंपल यही आता है। एस्केरिस, टिटेनिया और एंटामीबा, जो कि ह्यूमंस में आपको पता होगा एस्केरिस जीवाणु पाया जाता है। तो इस तरीके से ये जीव हमारे शरीर के अंदर या लिविंग्स के शरीर के अंदर रहते हैं। जब ये लिविंग्स के शरीर के अंदर रहते हैं, शरीर के अंदर, तो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है भाई, और दूसरे नुकसान पहुंचाते हैं भी, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट बाहरी की बात करें, जू है, जुए आते हैं। अब देखो हम बचपन में कुछ लोग थे भाई, आज के टाइम पर तो नहीं, पहले ना बालों में जुए पड़ जाते थे। घर वाले भी, लेडीज भी, देखो गाँव में आप लोगों ने जैसे काम वाम से फ्री हुए तो बालों से क्या निकालते थे, जुए बीनने लग जाते थे। ऐसा ही होता था गाँव में। तो गाँव का जीवन कुछ बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा साफ सुथरा हुआ होता है गाँव का जीवन। और गाँव के जीवन में जो प्योरिटी है ना, सच में वो वातावरण शहरों में बिल्कुल नहीं है। शहरों में हो सकता है अच्छी सुविधाएं हो सकता है बड़ी बड़ी कंपनियां इंडस्ट्री हो, यहाँ पर बहुत बहुत पैसे वाले लोग रहते हो, लेकिन वास्तव ये कि सुकून नहीं है जीवन में। सुकून नहीं तो पैसे का क्या करोगे, हाँ। तो सुकून नाम की चीज भी होती है। तो ग्रामीण परिवेश में बहुत अच्छा परिवेश होता है, अच्छा हमें पौष्टिक खाना खाते हैं, सभी के साथ में मिलजुल करके रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो इसी तरीके से यूनिटी में रहना चाहिए इंसान को। तो बस एंजॉय करें, ठीक है भाई। तो इसी तरीके से रहें, ठीक है भाई। चलो तो ये जूम की तरह नहीं, तो उदाहरण में से बात आ गई गाँव की, तो बता है। देखो एक है शहर बचता, बचता मतलब भक्षण कर जाना, शहर बचता मतलब भक्षण कर जाना। जब जैसे वो उदाहरण यहाँ पर लोमड़ी वाला ले लो, कि जो लोमड़ी को शेर खा जाता है, ठीक है भाई, एक बिल्ली को कुत्ता खा जाता है। तो इस तरीके से जब एक जीव दूसरे जीव को बिल्कुल मार करके खा जाता है, उसका शिकार कर लेता है, तो क्या हो गया भाई इसमें शहर, इसको पर बच्चता बोलेंगे, ठीक भाई। कुछ कीटाणु जो पादप होते हैं, कुछ प्लांट्स तो ऐसे भी होते हैं जो कि इसी तरह काम करते हैं, दूसरे जीवों को खा जाते हैं, जैसे ड्रोसेरा, डायोनीमा, ठीक है, डायोनीमा, नेपथलीन या यूट्रिकुलेरिया, ठीक है, यूट्रिकुलेरिया, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम, देखो एलिलोपैथी किसे कहते हैं, एलिलोपैथी का उदाहरण बताइए, एलिलोपैथी क्या होता है ये समझिए। जो अखरोट का जो पेड़ होता है ना, वृक्ष होता है, उसकी जड़ों से एक केमिकल श्रापित होता है। क्या? अखरोट की जड़ों से केमिकल श्रापित होता है जिसका नाम है जुगलिन। क्या? जुगलिन। क्या? जुगलिन जिसका नाम है, जो कि दूसरे जो प्लांट्स हैं उन पर क्या गलत इफेक्ट पड़ता है, मतलब उसको नकारात्मक होता है, दूसरे लोगों के लिए नुकसानदायक होता है। तो ध्यान रखिएगा। एलिलोपैथी किसे कहते हैं? एलिलोपैथी कहते हैं कोई प्लांट जिसमें जिसमें उदाहरण की बात है अखरोट का प्लांट की बात करें, तो जो जुगलिन स्रावित करता है, एक रासायनिक केमिकल स्रावित करता है, उसे दूसरों के लिए या दूसरे जीवों के लिए जो नुकसानदायक होता है उसे क्या एलिलोपैथी बोले। देखिए एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स में जैसे पेनिसिलिन नाइट्रेटम है, पेनिसिलिन नाइट्रेटम से पेनिसिलिन बनता है, ठीक है भाई। तो वो दूसरे जीवों के लिए हानिकारक होता है, तो वो क्या हो गया, एंटीबायोटिक्स, राइट। समझ आया? और भाई मेरी बात मानना, टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो, टाइम बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि समय बहुत ही ज़्यादा अनमोल है। समय दिन ब दिन बदलता हुआ जा रहा है, और कभी कभी ना शांत एकांत में बैठ करके खुद की समीक्षा किया करें, खुद के बारे में सोचा करें, कभी कभी खुद से बात किया करें, टाइम निकाला करें। आखिरकार ओवरऑल मैं जो कर रहा हूँ क्या वो सही है, क्या आगे आने वाले समय में क्या परिवर्तन मुझे देखने को मिल सकते हैं, और जीवन में किस तरीके से मुझे आगे कुछ करना है, और जहाँ पर हूँ किस तरीके से हूँ, क्यों हूँ, ये सब चीज़ें आप खुद से पूछने की कोशिश करें। जब तक आप खुद से नहीं पूछोगे ना तो कुछ नहीं। और दुनिया में हम सभी की आज के टाइम पे स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों के पास बहाने बहुत हैं। क्या? बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है, सुन लो। स्टूडेंट के पास सबसे बड़ी चीज़ क्या है आज के टाइम पे, ज़्यादातर स्टूडेंट के पास ना बहाने हैं। हम सभी के पास बहाने हैं। हम घर वालों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, दोस्तों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, रिलेटिव्स को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन खुद को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अगर आप लोग खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो ना, तो ये बहुत बड़ा गलत काम कर रहे हो अपने साथ, जीवन के साथ में, क्योंकि इसका जो परिणाम होगा, दुष्परिणाम बहुत ही ज़्यादा घातक हो सकता है आपके जीवन के लिए। क्योंकि आप लोग दूसरों को दिखा रहे हो कि मैं ठीक कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, दूसरों को धोखा दे रहे हो, लेकिन आप खुद की समीक्षा करके देखो एक बार,
क्या मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ वाक़ई में मैं जो जिस एग्ज़ाम की तैयारी उसके अकॉर्डिंग हो रही है? तो दिल अंदर से गवाही दे देगा भाई कि नहीं हो रही। जब पढ़ाई उस एग्ज़ाम की अकॉर्डिंग नहीं हो रही ना, जितना हमें टाइम देना चाहिए, कॉम्पिटिशन बढ़ता हुआ जा रहा है। आज मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं अगर टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो कोई ना कोई मेरा साथी इस टाइम पे पढ़ रहा होगा, ये सब सोच हो गई। क्योंकि अब जो पहले वाला ज़माना नहीं रहा जब जब कि जल्दी नौकरियाँ लग जाती थी, अब ऐसा कुछ नहीं रहा। अब नौकरी गवर्नमेंट नौकरी बहुत बड़े सैक्रिफाइसेस मांग रही है। इसके लिए बहुत ज़्यादा त्याग की ज़रूरत है। आपको दिन रात एक करने की ज़रूरत है नौकरी लगना है तो। क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया, कॉम्पिटिशन कितना बढ़ गया। भाई गवर्नमेंट वैकेंसी में कम लिमिटेड है, गवर्नमेंट में सीटें फिक्स हैं। अब उम्मीदवार ज़्यादा हो गए, क्या करेंगे? गवर्नमेंट भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करता हुआ जा रही है मामले को। क्योंकि भाई इतना पॉसिबल भी नहीं, कैसे चयन करें? किसको बैठाएं वहाँ पर? सभी लोग भीड़ में हैं। मुझे लगाइए, मुझे गवर्नमेंट नौकरी लेना है। तो समाज में एक चीज़ बहुत गलत फैली हुई है हमारे समाज में, वो जो बहुत ही ज़्यादा गंदी लगती है। क्या समाज में गवर्नमेंट जॉब की इस तरीके से होड़ लगी हुई है कि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तुम्हारी तो कुछ नहीं है। अगर हमारे पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो समाज में कोई रेस्पेक्ट नहीं है, कोई हमें इज्जत नहीं देगा। गांव में रिलेटिव्स हैं, कहीं भी हमें किसी भी तरीका से हमें इज्जत नहीं मिलेगी, हमारा हर तरीके से शोषण किया जाएगा अगर हमारे पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है। और वाकई में ये सही भी है, क्योंकि हमारे जो माता पिता हैं उन लोगों ने वो चीज़ें स्थितियाँ देखी हैं, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों को आगे कुछ परिस्थितियाँ, कुछ कठिन समय नहीं देखना पड़े, जिससे कि जो हम देख रहे हैं इनका जीवन अच्छा बिगड़ जाए या बन पाए। ठीक है भाई, तो धन्यवाद। तो बस मेहनत करो भाई, कुछ नहीं जीवन में। धन्यवाद सभी को। ठीक है।